स्वागत है साथियों आपका मेरे चैनल विधि गुरुजी में। आज हम बात करने वाले हैं रिलेशन बिटवीन यूनियन एंड स्टेट, यानी राज्य सरकार और केंद्र सरकार के बीच में कैसे रिलेशंस होते हैं। तो केंद्र सरकार यूनियन गवर्नमेंट यानी वो सरकार जिसका मुखिया प्राइम मिनिस्टर होता है और स्टेट गवर्नमेंट का मुखिया चीफ मिनिस्टर होता है। तो यूनियन गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट के बीच में क्या रिलेशन होते हैं उसे आज हम इस वीडियो के माध्यम से समझने का प्रयास करेंगे। यूनियन गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट के बीच में तीन तरह के रिलेशंस होते हैं। पहला होता है लेजिस्लेटिव रिलेशन, दूसरा होता है एडमिनिस्ट्रेटिव रिलेशन, तीसरा होता है फाइनेंशियल रिलेशन। लेजिस्लेटिव यानी कानून बनाने के संबंध में रिलेशन, एडमिनिस्ट्रेटिव पावर्स का डिवीजन का रिलेशन और पैसे के आदान प्रदान का संबंध में रिलेशन। आज हम जो है वो लेजिस्लेटिव रिलेशंस के आर्टिकल 245 के बारे में बात करेंगे। लेजिस्लेटिव रिलेशंस यानी कानून बनाने के संबंध में, यानी कानून की शक्तियों का विभाजन राज्य सरकार और केंद्र सरकार के बीच कैसा होगा वो हम लेजिस्लेटिव रिलेशंस के बारे में पढ़ेंगे। आर्टिकल 245 से लेकर आर्टिकल 255 कॉन्स्टिट्यूशन लॉ में लेजिस्लेटिव रिलेशंस को डिफाइन करता है। आज हम पहला आर्टिकल 245 को समझने का प्रयास करेंगे। आर्टिकल 245 यानी पावर टू मेक लॉज। आर्टिकल 245 दो बातों पे बात करता है। पहला वो कहता है कि यूनियन गवर्नमेंट के पास पावर है पूरे देश के संबंध में कानून बनाने की, और स्टेट गवर्नमेंट के पास पावर है पूरे राज्य के संबंध में कानून बनाने की। दूसरी बात वो करता है एक्स्ट्रा टेरिटोरियल ऑपरेशन की। वो ये कहता है कि केंद्र सरकार के बनाए हुए कानून का दायरा देश के बाहर हो सकता है, यानी कि कोई लॉ अगर इंडियन गवर्नमेंट बनाएगी और उसमें वो ऐसा प्रोविजन कर सकती है कि उसका दायरा जो है वो देश के बाहर भी हो, यानी देश के बाहर के लोग भी उस कानून के दायरे में आए। और राज्य सरकार के पास ये शक्ति नहीं है कि वो ऐसा कानून बना सके का दायरा राज्य के बाहर एक्सटेंड हो सके या राज्य के बाहर के लोगों पर वो कानून लागू हो सके। ये पावर स्टेट गवर्नमेंट के पास नहीं है। पर उसका एक अपवाद है डॉक्ट्रिन ऑफ टेरिटोरियल नेक्सस, जिसे हम जानने का प्रयास करेंगे। तो एक्स्ट्रा टेरिटोरियल जुरिस्डिक्शन होता क्या है? जैसा कि नाम से प्रतीत हो रहा है, टेरिटोरियल का मतलब सीमा, एक्स्ट्रा का मतलब सीमा के बाहर, और जुरिस्डिक्शन का अगर हम इसको बाइफरकेट करें तो ज्यूरिस का मतलब होता है लॉ और डिक्शन का मतलब होता है टू स्पीक। तो एक्स्ट्रा टेरिटोरियल जुरिस्डिक्शन मतलब वो लॉ जो कि राज्य या देश की सीमा के बाहर भी लागू हो, उसे हम एक्स्ट्रा टेरिटोरियल जुरिस्डिक्शन कहते हैं। केंद्र सरकार के पास ये शक्ति है, जैसे कि हम पहले डिस्कस कर चुके हैं, कि उनके बनाए हुए कानून जो हैं राज्य यानी देश की सीमा के बाहर भी लागू हो सकते हैं, यानी देश के बाहर रहने वाले लोगों के ऊपर भी वो कानून लागू हो सकते हैं। वहीं राज्य सरकार के पास ये शक्ति नहीं है कि उनके बनाए हुए कानून जो हैं वो राज्य की सीमा के बाहर लागू हो। इनफैक्ट उनका कानून देश में भी लागू नहीं हो सकता, वो सिर्फ पूरे राज्य में स्थित लोगों के ऊपर ही कानून बना सकती है। तो हमने ये जाना कि एक्स्ट्रा टेरिटोरियल जुरिस्डिक्शन का अर्थ क्या है। अब हम ये समझने का प्रयास करते हैं कि एक्स्ट्रा टेरिटोरियल जुरिस्डिक्शन की जरूरत किसी सरकार को क्यों पड़ती है। मान लीजिए एक प्लेन, जैसा कि आपको इस चित्र में दिखाई दे रहा है, उसमें कोई दो लोगों के बीच में विवाद हो जाता है और एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति की हत्या कर देता है। जब वो प्लेन इंडिया में लैंड करता है तो आरोपित व्यक्ति या कहें कि अपराधी को पकड़ लिया जाता है और उसके खिलाफ कोर्ट में मुकदमा चलाया जाता है। तो ये जो मुकदमा चल रहा है इसे हम एक्स्ट्रा टेरिटोरियल जुरिस्डिक्शन की संज्ञा देंगे, क्योंकि जिस समय ये अपराध हुआ था उस समय अपराधी देश की सीमा के बाहर था। उसी तरीका का एक एग्जाम्पल हो सकता है इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट। इस केस में भी कोई अपराधी देश में के बाहर रहते हुए देश की किसी संस्था के खिलाफ, बैंक के खिलाफ कोई साइबर फ्रॉड कर सकता है इंटरनेट के माध्यम से। तो उस व्यक्ति के खिलाफ भी मुकदमा हम तभी चला पाएंगे जब कोर्ट के पास ये पावर होगी कि हम किसी राज्य के बाहर रहते हुए किसी व्यक्ति ने कोई अपराध किया है और उस अपराधी के खिलाफ हम किसी इंडिया की कोर्ट में सजा या मुकदमा चला पाएं सजा देने के लिए, तो उसे हम एक्स्ट्रा टेरिटोरियल जुरिस्डिक्शन की संज्ञा देंगे। तो हमने ये समझा कि एक्स्ट्रा टेरिटोरियल जुरिस्डिक्शन का अर्थ होता है कि भारत के कोर्ट को ये पावर मिल जाना कि उनके खिलाफ हम मुकदमा चला पाएं उस व्यक्ति के खिलाफ जिसने देश के बाहर रहते हुए कोई क्राइम किया है। एक्स्ट्रा टेरिटोरियल जुरिस्डिक्शन का और एक्स्ट्राडिशन ट्रीटी का आपस में कोई संबंध नहीं है। अगर एक्स्ट्रा टेरिटोरियल जुरिस्डिक्शन हमारे कोर्ट में ना हो और कोई दूसरा देश उस अपराधी को भारत को सौंप भी दे,
तब भी हमारी कोर्ट के पास ये पावर नहीं होगी कि वो उस अपराधी के खिलाफ मुकदमा चला पाए यदि एक्स्ट्रा टेरिटोरियल जुरिस्डिक्शन नहीं है। वहीं अगर हम एक पाकिस्तान की एक बात करें, उसके साथ हमारी कोई एक्स्ट्राडिशन ट्रीटी नहीं है। हमारा एक अपराधी दाऊद इब्राहिम वहां पे रह रहा है, उसके बाद वो उस अपराधी को भारत की सरकार इंडिया में नहीं ला पा रही है क्योंकि हमारी और पाकिस्तान के साथ कोई एक्स्ट्राडिशन ट्रीटी नहीं है। लेकिन एक्स्ट्रा टेरिटोरियल जुरिस्डिक्शन होने के कारण हमारे कोर्ट में उसके खिलाफ मुकदमे चल रहे हैं। तो हमने ये जाना कि एक्स्ट्रा टेरिटोरियल जुरिस्डिक्शन का किसी दूसरे देश के साथ कोई संधि होना या ना होना एक अलग बात है और एक्स्ट्रा टेरिटोरियल जुरिस्डिक्शन एक अलग चीज है। तो हमारे जो कुछ कानून जिनमें एक्स्ट्रा टेरिटोरियल जुरिस्डिक्शन है वो है इंडियन पेनल कोड, इंडियन पीनल कोड, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट, इनकम टैक्स एक्ट, ऐसे एक और भी एक्ट हो सकते हैं। अब हम समझने का प्रयास करते हैं कि डॉक्ट्रिन ऑफ टेरिटोरियल नेक्सस क्या होता है। डॉक्ट्रिन ऑफ टेरिटोरियल नेक्सस को हम आर्टिकल 245 का अपवाद भी कह सकते हैं, क्योंकि ये राज्य सरकार को ये शक्ति देता है कि वो अपने बनाए हुए कानून को राज्य के बाहर स्थित व्यक्ति या वस्तुओं पर भी लागू कर सके। सबसे पहले इलेक्ट्रॉनिक कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया वर्सेस सीआईटी के केस में सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा था कि राज्य सरकार के पास नॉर्मली ये पावर है कि वो अपने राज्य के संबंध में ही कानून बना सकती है और उनके बनाए हुए कानून राज्य के बाहर लागू नहीं होंगे। पर यदि कोई व्यक्ति या वस्तु ऐसा है जिसका उस स्टेट के साथ बहुत ही गहरा संबंध है, स्ट्रॉन्ग कनेक्शन है, तो वो उन व्यक्ति या वस्तुओं के ऊपर भी कानून बना सकती है। आइए केस लॉ के माध्यम से इसे समझने का प्रयास करते हैं। पहला केस है वॉलेंस ब्रदर एंड कंपनी लिमिटेड वर्सेस सीआईटी। इस केस में एक कंपनी जो थी वो ब्रिटेन में रजिस्टर्ड थी, बट उसका जो मेजर अर्निंग थी वो इंडिया से होती थी, इसलिए उसकी पूरी अर्निंग पर इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के द्वारा जो टैक्स लगाया गया उसे सुप्रीम कोर्ट ने सही माना, कहा कि कंपनी का इंडिया के साथ स्ट्रॉन्ग कनेक्शन है। इसी तरीके से एक केस है स्टेट ऑफ बॉम्बे वर्सेस आरएमडीसी। इस केस में एक पेपर जो था वो बेंगलोर से पब्लिश होता था, उसकी मेजर रीडरशिप जो थी वो स्टेट ऑफ बॉम्बे में रहती थी, इसलिए सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आपका जो पेपर है उसका स्ट्रॉन्ग कनेक्शन है स्टेट ऑफ बॉम्बे के साथ में। इसलिए जो पेपर जो पजल पब्लिश करता था और विनर्स को जो राशि देता था उसके ऊपर जो स्टेट गवर्नमेंट ने जो टैक्स लगाया उसे सुप्रीम कोर्ट ने सही माना। इसी तरीके से तीसरा केस है टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी लिमिटेड वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार। इस केस में टाटा के जो प्रोडक्ट थे वो स्टेट ऑफ बिहार में प्रोड्यूस होते थे और उनकी बिक्री बिहार में होने के साथ साथ और भी राज्यों में होती थी, पर बिक्री का एग्रीमेंट यानी बिक्री का अनुबंध होने से पहले तक वो बिहार के गोडाउन्स में रखे जाते थे। इसलिए बिहार सरकार ने सारे के सारे प्रोडक्ट के ऊपर जो सेल टैक्स लगाया उसे सुप्रीम कोर्ट ने सही माना। तो इस लेक्चर में जैसा कि हमने जाना कि रिलेशनशिप बिटवीन यूनियन एंड स्टेट क्या होती है, आर्टिकल 245 क्या कहता है, एक्स्ट्रा टेरिटोरियल जुरिस्डिक्शन किसे कहते हैं और डॉक्ट्रिन ऑफ टेरिटोरियल नेक्सस क्या होती है। अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा हो तो शेयर, लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें मेरे चैनल विधि गुरुजी को। धन्यवाद।